वेलकम बैक टू योर चैनल गेट ट्रिक्स विद पुनीत। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न एंड पैटर्न मटेरियल। तो अभी तक हम पैटर्न और पैटर्न अलाउंसेस को ख़त्म कर चुके हैं लेक्चर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अभी टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के अलाउंसेस क्या होते हैं। पैटर्न मैंने माइंड मैप के थ्रू भी आपको समझाया था। पैटर्न से हम बनाएंगे मोल्ड में डालेंगे मेल्टन मटेरियल को जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन के बाद हम उसे रिमूव कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड कास्टिंग मिल जाएगी। ओके, वो हम उस लेक्चर में बात कर चुके हैं डिटेल में। आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैटर्न मटेरियल। तो फ्रेंड, पैटर्न्स के जो सिलेक्शन है वो कई क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। वो कितनी जो पैटर्न्स है, पैटर्न का जो मटेरियल है इजीली अवेलेबल है या नहीं, क्या उसकी कॉस्ट है, क्या आपको कास्टिंग में सरफेस फिनिश चाहिए, डिफरेंट क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है मटेरियल्स का, वो इस बेसिस पर किया है कितना बड़ी साइज की आपको कास्टिंग चाहिए और कितने वॉल्यूम में चाहिए। ओके, पहला पैटर्न मटेरियल है अपना वुड। ओके, पहला पैटर्न मटेरियल है अपना वुड। तो फ्रेंड, अगर आपको लार्ज वॉल्यूम में और लार्ज साइज की कास्टिंग चाहिए तो अब हमको यूज करना पड़ेगा वुड एज अ पैटर्न मटेरियल। जो वुड यूज होती है पैटर्न बनाने के लिए वो होती है टीक, महागोनी, और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। टीक, महागोनी, ये जो पेड़ है, जो ट्री है, ये आपको ज्योग्राफी की बात बता देता हूँ। ये डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ एक समय के बाद पत्तियां झड़ जाती हैं, लीव्स झड़ जाती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं, ऐसे ये ट्रीज होते हैं, वो डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट का ही ये ट्री है टीक। यहाँ से जो वुड यूज होती है टीक, वो पैटर्न बनाने के लिए यूज होती है। ओके, लेकिन इसके साथ जो वुड के साथ जो दिक्कत क्या है, वुड के साथ ये दिक्कत है, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉब्लम है। यानी इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी आप इसको बड़ी कास्टिंग में यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब आपने इससे मैक्सिमम 10 और 15 कास्टिंग बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप इसका रेगुलरली बहुत टाइम तक यूज करोगे इस पैटर्न का मोल्ड बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, चांसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर होने के चांसेस आ जाते हैं। और इसी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है स्वेलिंग इफेक्ट। स्वेलिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, जब आपके पैटर्न में मॉइस्चर आ जाता है तो उसी को कहते हैं स्वेलिंग इफेक्ट। जैसे कहते हैं ना, आप पे मोच लग जाती है, पैर सूज जाता है, ठीक है, उसी तरीके से जो वुड है, वुड के जो आपने अलाउंसेस दिए हैं, डायमेंशंस जो आपने बनाई हैं, वो डायमेंशन डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, डायमेंशन बिगड़ जाती हैं। तो जो आपकी कास्टिंग होती है वो रिक्वायर्ड डायमेंशंस की नहीं मिलती। ओके, तो कुछ टाइम के बाद इसमें स्वेलिंग इफेक्ट आ जाता है, तो इसे यूज नहीं करते। तो इसके लिए हम पैटर्न्स जो का मटेरियल्स जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेटल्स। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत है, बड़े साइज का नहीं यूज करते। यानी आपको बड़े साइज की कास्टिंग चाहिए तो आपको वुड का मटेरियल ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मॉल साइज की कास्टिंग मास प्रोडक्शन में चाहिए, अगर आपको स्मॉल साइज की कास्टिंग मास प्रोडक्शन में चाहिए, ठीक है, तो हम यूज करेंगे मेटल्स। अब मेटल्स में भी डिफरेंट मेटल्स यूज होते हैं, एल्यूमिनियम, व्हाइट कास्ट आयरन, स्टील्स एंड ब्रास। ओके, और व्हाइट कास्ट आयरन और स्टील्स के साथ दिक्कत क्या है, ये कोरोजन को पकड़ लेते हैं, यानी इनमें कोरोजन जल्दी आ जाता है, कोरोजन कैपेबिलिटी है इनमें। तो इसीलिए इनका जब यूज किया जाता है, इनको पेंट करके यूज किया जाता है। ओके, व्हाइट कास्ट आयरन और स्टील को पेंट करके यूज किया जाता है पैटर्न के लिए। ओके, तो जो मेटल्स का जो हम पैटर्न बनाते हैं वो डायरेक्टली मशीनिंग करके नहीं बनाते फ्रेंड। मेटल्स के पैटर्न को भी वुड की मदद से ही बनाया जाता है। जो मेटल्स के पैटर्न को हम वुड की मदद से बनाते हैं तो पहले तो हमको वो मेटल्स के पैटर्न बनाने के लिए वुड में श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ेगा। फिर इस मेटल्स की वजह से दूसरे मेटल की कास्टिंग करने के लिए
इस मेटल की वजह से दूसरे मेटल की कास्टिंग करने के लिए हमें मेटल में अलाउंसेस देने पड़ेंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल श्रिंकेज अलाउंसेस। तो मेटल्स व्हाट डबल श्रिंकेज अलाउंसेस, यानी अगर आप मेटल की वजह से मेटल को एज अ पैटर्न यूज कर रहे हो, मेटल को एज अ पैटर्न यूज कर रहे हो कास्टिंग बनाने के लिए, तो आपको वुड में डबल श्रिंकेज अलाउंसेस देना पड़ेगा, क्योंकि वुड की मदद से ही आप मेटल का पैटर्न बना रहे हो। वो इसलिए बना रहे हो मेटल का पैटर्न क्योंकि वुड में स्वेलिंग अफेक्ट आ जाता है तो दिक्कत होती है, इसीलिए आप मेटल्स का पैटर्न बनाते हो। ओके, जिससे कि स्मॉल साइज और मास प्रोडक्शन में मेटल्स के पैटर्न्स यूज होते हैं। अब आपको समझाता हूं डबल श्रिंकेज अलाउंस किस तरीके से दिया जाता है। ओके, देखो मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत है स्टील की कास्टिंग बनानी है 100 बाई 100। मैं अभी एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं, दोनों डायमेंशन में बेसिकली ये अप्लाई होएगा। मैं अभी एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं। ओके, तो मान लो मेरी चाहत क्या है, अभी 100 mm की मेरे को क्या बनानी है, स्टील की कास्टिंग बनानी है। ठीक है, और मैं पैटर्न जो यूज कर रहा हूं इसे बनाने के लिए वो एल्यूमिनियम का यूज कर रहा हूं। ओके, जब मैं एल्यूमिनियम का यूज कर रहा हूं पैटर्न बनाने के लिए, तो जब मुझे इसमें और जो अलाउंसेस दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, पैटर्न पे दिया जाता है। पैटर्न पे अलाउंसेस दिया जाता है, क्या मैं एल्यूमिनियम की डायमेंशन का अलाउंस दूंगा या स्टील की डायमेंशन का अलाउंस दूंगा। यानी स्टील का अलाउंस मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, स्टील में जो अलाउंसेस दिया जाता है 13 mm पर मीटर दिया जाता है, सॉरी 20 mm पर मीटर दिया जाता है। एल्यूमिनियम में जो अलाउंसेस है 13 mm पर मीटर दिया जाता है। ओके, तो मैंने बताया था अलाउंसेस जो देते हैं हम पैटर्न में देते हैं, और डिपेंड करता है किस मटेरियल को आप कास्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर जो कास्टिंग हो रही है किस मटेरियल की हो रही है, स्टील की मटेरियल की हो रही है, तो एल्यूमिनियम के पैटर्न में आप अलाउंस दोगे स्टील का, क्योंकि आप मोल्टन मेटल कौन सा डालोगे, उसमें स्टील डालोगे। श्रिंकेज किस में होगा, स्टील में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, स्टील में होगा। तो जो एल्यूमिनियम के पैटर्न पे मैं अलाउंस दूंगा वो स्टील का दूंगा। ओके, तो मेरी चाहत है 100 की। ओके, मेरी चाहत है 100 की, तो 1000 यहां से देखिए 1000 mm में 20 mm का श्रिंकेज होता है। तो 100 mm में कितने का श्रिंकेज होगा, 2 mm का। तो यानी मेरे को एल्यूमिनियम का जो पैटर्न बनाना पड़ेगा वो 102 mm का बनाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का जो पैटर्न बनाना पड़ेगा वो 102 mm का बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को जो ये मैंने पैटर्न बनाया है वो किसकी मदद से बनाया है, वो वुड के पैटर्न की मदद से बनाया है। जो एल्यूमिनियम का पैटर्न बनाया है वो वुड के पैटर्न की मदद से बनाया है। ओके, तो एल्यूमिनियम में अब जब मैं वुड की मदद से एल्यूमिनियम का पैटर्न बना रहा हूं तो श्रिंकेज किस में होगी, एल्यूमिनियम में, वुड में, एल्यूमिनियम में होगी। तो श्रिंकेज अलाउंसेस वुड पे मैं किसका दूंगा, एल्यूमिनियम का दूंगा ना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का देखो 1000 mm में एल्यूमिनियम, 1000 mm में एल्यूमिनियम में कितने का श्रिंकेज होता है, 13 mm का। ठीक है, तो 102 mm में कितने का श्रिंकेज होगा, 102 mm में कितने का श्रिंकेज होगा, 1.326 mm का श्रिंकेज होगा। ओके, ठीक है। तो जो आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा वुड का कितने का बनाना पड़ेगा, 102 प्लस 1.326 mm, यानी 103.326 mm का आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा वुड का। यानी आपको जो वुड पे जो अलाउंस श्रिंकेज अलाउंसेस दिया है वो एल्यूमिनियम का भी दिया है, स्टील का भी दिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल श्रिंकेज अलाउंस। ओके, तो अभी तक हमने दो मटेरियल देख लिए, वुड देख लिया और मेटल देख लिया। तीसरा मटेरियल है प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक्स में जो यूज होती हैं वो होती हैं पॉलीस्टीरीन, फोम, पीवीसी एंड थर्माकोल एज अ पैटर्न मटेरियल टू कास्ट द कास्टिंग। ओके, जो प्लास्टिक से जो हम कास्टिंग बनाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंडेबल कास्टिंग और डिस्पोजेबल कास्टिंग। व्हाट, एक्सपेंडेबल कास्टिंग और डिस्पोजल कास्टिंग दोनों एक ही बात है, एक्सपेंडेबल और डिस्पोजेबल। इसको जो प्लास्टिक से जो हम बनाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंडेबल कास्टिंग
और डिस्पोजेबल कास्टिंग। देखो कास्टिंग मैंने शुरू में बताया था दो तरह की होती है, मैप बनवाया था शुरुआत में पिछले लेक्चर में, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग एंड एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग का मतलब होता है आप जो मोल्ड यूज करोगे वो एक ही बार यूज करोगे, दोबारा उस मोल्ड की मदद से आप कास्टिंग नहीं कर सकते। परमानेंट मोल्ड में क्या होता है, परमानेंट मोल्ड जो होता है वो मेटल से बनते हैं, यानी आप उसमें जो कास्टिंग करोगे वो एक ही मोल्ड से बहुत सारी कास्टिंग्स कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है, एक मोल्ड से एक कास्टिंग होगी प्लास्टिक वाली से, बाद में ये डिस्पोजेबल मतलब आप इसे खराब हो जाएगा, ये जिस पैटर्न जिससे आपने ये बनाया है मोल्ड, उसको जो मोल्ड आपने जिससे कास्टिंग की है वो मोल्ड एक कास्टिंग बनाने के बाद खराब हो जाता है, आप उसे फेंक देते हो। ओके, इसीलिए डिस्पोजल और एक्सपेंडेबल कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है, ड्राफ्ट प्लास्टिक से जब आप पैटर्न बनाते हो, ठीक है, तो इसमें ड्राफ्ट और सेकिंग अलाउंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्राफ्ट और सेकिंग अलाउंसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही इसमें रैमिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप जब रैमिंग करोगे तो हो सकता है पैटर्न टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ओके, ठीक है, तो अभी तक 3 मटेरियल हम कर चुके हैं पैटर्न के। चौथा मटेरियल है वैक्स। ओके, तो फ्रेंड वैक्स से मदद से जो हम कास्टिंग करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कहते हैं। ओके, लेकिन इसका जो यूज है वो स्मॉल एंड कॉम्प्लेक्स, अगर आपकी कास्टिंग कॉम्प्लेक्स कास्टिंग है और स्मॉल है तो आप यूज करिए वैक्स एज अ पैटर्न मटेरियल। ओके, वैक्स एज अ पैटर्न, जो वैक्स यूज होती है इसमें वो 2 तरीके की वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स पहले यूज होती थी, पैराफिन वैक्स अब यूज होती है बीस वैक्स। पैराफिन वैक्स में क्या होता है, पैलेथ्रोल नाम का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसीलिए इसे यूज नहीं किया जाता। लेकिन बीस जो वैक्स होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, इसीलिए इसे वैक्स में जो पैटर्न मटेरियल के लिए यूज किया जाता है वो 20 वैक्स होती है। ओके, ठीक है फ्रेंड, ढंग से पढ़ना, ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा। आपको ये वैक्स के बारे में भी किसी ने नहीं बताया होगा कौन सी वैक्स यूज होती है, तो प्लीज वॉच कीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, तो पैराफिन वैक्स एंड बीस वैक्स बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है वैक्स में, इन तीनों मटेरियल्स से जो कास्टिंग बनती है इसके बाद क्या होता है, हम पैटर्न्स को रिमूव कर लेते हैं, यानी मोल्ड क्रिएट करने के बाद हम पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं इन तीनों मटेरियल्स में, वुड, मेटल और प्लास्टिक। लेकिन वैक्स में क्या होता है, हम पैटर्न को रिमूव नहीं करते। वैक्स का पैटर्न क्या होता है, जब हम वैक्स के पैटर्न की जगह जब आप मोल्टन मेटल डालते हो तो वो इवेपोरेट होके वैक्स रिमूव हो जाती है। इसमें आप पैटर्न को ड्रू स्पाइक की मदद से रिमूव नहीं करते। ड्रू स्पाइक का नाम उठाए तो आपको ड्रू स्पाइक के बारे में भी बता देता हूं। ड्रू स्पाइक, ओके, ड्रू स्पाइक क्या होता है, जब आपको मोल्ड में से पैटर्न या कास्टिंग को रिमूव करना होता है तो आप यूज करते हो ड्रू स्पाइक का। ओके, तो आई होप आपको पैटर्न मटेरियल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न। सो फ्रेंड, पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो केवल 7 है। पैटर्न तो 14-15 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मैं डिस्कस करूंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बचे हुए हैं वो रेयरली, बहुत 0.001% चांस है एग्जाम में पूछे। ओके, जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं 7 पैटर्न से पूछा जाएगा। तो पहला पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। यानी इसका जो कीवर्ड है ये फ्लैट है। कहीं क्वेश्चन में आपको फ्लैट शब्द दिख जाए ना, कहीं क्वेश्चन में आप फ्लैट शब्द दिख जाए, फ्लैट कास्टिंग बनाने के लिए कौन सा पैटर्न यूज होता है, तो आप पैर से भी टिक कर देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न यूज होता है। ओके, आपको मैं इमेज में भी दिखाता हूं किस तरीके का होता है सिंगल पीस और सॉलिड पीस पैटर्न। ओके, तो फ्रेंड आपको इसमें दिख रहा होगा जो ये नीचे वाला साइड है बिल्कुल फ्लैट है, यानी आपको ऐसी कास्टिंग बनानी है जिसमें एक साइड फ्लैट है, तो आप यूज करेंगे सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। तो फ्रेंड आपने इसमें देखा होगा सॉलिड और सिंगल पीस में पैटर्न कास्टिंग किस तरीके की बनती है। तो इसमें जो कास्टिंग बनती है फ्रेंड, आप या तो इसका ये पूरा पोर्शन कॉप में होता है या ड्रैग में होता है। लेकिन जो स्प्लिट पीस पैटर्न
होता है उसमें कुछ पार्ट उसका ड्रैग में होता है, कुछ पार्ट उसका कोप में होता है। कॉप एंड ड्रैग मोल्डिंग फ्लैश के हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इट इज मोल्डिंग फ्लैश। लेकिन अगर आप थ्री, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको, कोप एंड ड्रैग, नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं ड्रैग, ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं हम कोप। लेकिन फ्रेंड कभी कभार क्या होता है, पैटर्न की जो शेप होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप उसको टू, या अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ हिस्सा उसका कॉप में लेते हैं, कुछ हिस्सा ड्रैग में लेते हैं। लेकिन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसको तीन पार्ट्स में बनाया जाता है। बीच वाली फ्लैश को कहते हैं चीक, यानी तीन मोल्डिंग फ्लैश का यूज होता है अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका पैटर्न हो। ठीक है फ्रेंड। लेकिन यहां पर जो ये पिंस दिखा रहा हूं, ये हैं पिंस, इनको कहते हैं डॉवल्स पिन। इनका यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि जब आप कास्टिंग करोगे तो जो आपकी जो मैचिंग है ऊपर वाले पोर्शन की नीचे वाले पोर्शन से एग्जैक्ट हो सके, यानी कोई डिफेक्ट ना आए, इसीलिए इन डॉवल्स पिंस का यूज किया जाता है मूवमेंट को रोकने के लिए। ओके, अगर आप इनका यूज नहीं करोगे, बाई चांस मान लीजिए ये वाला पोर्शन इस पर शिफ्ट हो गया, तो आपको रिक्वायर्ड कास्टिंग नहीं मिलेगी। डबल पिन अगर एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती है, इसका मतलब जो आपने जो रिक्वायर्ड कास्टिंग है वो मूवमेंट नहीं करेगी। हो सकता है आपको जो कास्टिंग मिले वो बिल्कुल परफेक्ट मिले। ओके, तो एक बार आपको इसको दिखा देता हूं, मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूं आपको। ओके, तो फ्रेंड देखो, आपको इमेज में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, इसका कुछ भाग कोप में है, कुछ ड्रैग में है, कुछ चीक में है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है वो स्प्लिट पीस और मल्टी पीस पैटर्न से बनाए जाते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है जो आपकी आयरन की मेटल की जो बॉल होती है, जो शॉर्ट पुट थ्रो में यूज करते हैं, वो इसी कास्टिंग से बनाई जाती है। सो फ्रेंड, थर्ड इज लूज पीस पैटर्न। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो बेसिकली वहां यूज किया जाता है जहां कास्टिंग्स में कुछ लूज पीसेस होते हैं। लूज पीसेस का मतलब जो आपकी कास्टिंग है कुछ इस तरीके, जैसे मान लीजिए ये आपके मोल्डिंग बॉक्स है। ओके, यहाँ सैंड फिल है, सैंड फिल्ड अप है। जब आप इस कास्टिंग को मोल्ड से निकालोगे तो हो सकता है आपका जो मोल्ड है, खांचा जो है, डिस्टॉर्ट हो जाए, तो उसी को बचाने के लिए लूज पीसेस का यूज किया जाता है फ्रेंड। ओके, आपको इमेज के थ्रू इसको भी क्लियर करता हूं। ये देखिए फ्रेंड, आपको मोल्ड जो बनाया है इसमें पहले देखिए ये जो आपको ए और बी दिख रहे हैं लास्ट वाली फिगर में, ये लूज पीसेस हैं। यानी इसमें पहले लूज पीसेस को अलग से डाला गया है और इस तरीके बिना लूज पीस वाले पैटर्न को अलग से डाला गया है। जब आप इसको रिमूव करोगे तो पहले पैटर्न को निकालोगे, फिर लूज पीस को, जब आपको ऐसा मोल्ड मिलेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पैटर्न इज गेटेड पैटर्न। ओके, गेटेड पैटर्न में फ्रेंड जो स्मॉल साइज की कैविटीज होती हैं, स्मॉल साइज की कैविटीज को मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं गेटेड पैटर्न का। फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा होता है रनर और ये होता है गेट। फ्रेंड, डिफरेंट स्मॉल कैविटीज के लिए डिफरेंट रनर और गेट सिस्टम को मैन्युअली प्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें रनर और गेट को अलोंग विद कास्ट पैटर्न के साथ बना देते हैं, तो आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है डिफरेंट कैविटीज के लिए। तो ये प्रोडक्टिविटी में बहुत ही, स्मॉल साइज की कैविटीज का मास प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेटेड पैटर्न। ओके फ्रेंड, इसका भी आपको एक बार इमेज क्लियर दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए हर एक स्मॉल कैविटी पैटर्न के साथ ही रनर और गेट को बनाया गया है। अलग से रनर और गेट को मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होती है। एंड फ्रेंड, नेक्स्ट पैटर्न इज मैच प्लेट पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड, एक प्लेट होती है, या तो वुड की भी हो सकती है या फिर मेटल की भी हो सकती है। इसके दोनों साइड पैटर्न बना दिया जाता है इस तरीके का। ओके, इस तरीके का जो आपको रिक्वायर्ड कास्टिंग है उस तरीके का। ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। तो क्या होता है, जब आप इसे मोल्ड में रखते हो तो इससे मोल्ड क्रिएट हो जाता है। जब आप मोल्टन मेटल आप प्योर करते हो तो रिक्वायर्ड कास्टिंग आपको मिलती है। ओके, इसको भी मैं आपको एक बार इसकी जो कास्टिंग है, किस तरीके से इससे कास्टिंग बनती है, वो इमेज के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड, इस जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये एक अपनी जो इधर पहली जो फिगर है वो रिक्वायर्ड कास्टिंग है, लेकिन जो दूसरे साइड की फिगर है इसमें एक मैच प्लेट है। बहुत ही थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है इसकी, और दोनों तरफ इसके एग्जैक्ट सेम शेप है। फ्रेंड, नेक्स्ट पैटर्न इज स्वीप पैटर्न।
ओके, स्वीप पैटर्न में क्या होता है, जो आपके घंटे, जो मंदिर के घंटे हैं, बेल्स हैं, वो इस पैटर्न से ही बनाई जाती हैं। यानी ऐसी फिगर जो एक एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिक होती हैं, एक्सिस सिमेट्रिक फिगर इस ही मेथड से बनाई जाती हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक ये लोम सैंड होती है, लोम सैंड में 50% सिलिका होती है, 50% क्ले होता है, सिलिका होती है, 50% क्ले होता है, इसको कहते हैं लोम सैंड। ये लोम सैंड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका जो ये पैटर्न है, 2D पैटर्न है, इजीली इसमें मूवमेंट कर पाता है। अगर आप कोई दूसरी सैंड यूज करोगे तो मूवमेंट इजीली नहीं हो पाएगा, और मूवमेंट इजीली हो पाएगा तो उतनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। ओके, इसमें दोनों काम है, स्ट्रेंथ भी है और मूवमेंट भी है, तो इसीलिए लोम सैंड का यूज किया जाता है। इससे क्या है, 2D फिगर की मदद से आप 3D फिगर यूज करते हो। यानी इसमें क्या है, आप ये 2D फिगर है, आप इसको लोम सैंड में रोटेट कराओगे तो इस तरीके का आपको एक मोल्ड मिल जाएगा। ओके, इस तरीके का मोल्ड मिल जाएगा। अब कहोगे जब आप इसमें मेल्टन मेटल पोर कर दोगे वो तो सॉलिड कौन मिलेगा, सॉलिड घंटा मिलेगा, लेकिन जो घंटा आप में यूज करते हो, बेल्स जो यूज करते हो आप उसमें मंदिर में, वो होलो होती है, तो होलो भी बन सकती है, सॉलिड भी। सॉलिड कौन बनानी है, सॉलिड कौन बन जाएगी, होलो बेल्स बनानी है, होलो बेल बन जाएगी। तो होलो बेल बनाने के लिए यहाँ पर एक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसी तरीके का एक पैटर्न लगाना पड़ेगा और उसको चैपलेट से सपोर्ट देना पड़ेगा। चैपलेट क्या होता है, आपको अगर कोर को, इसके कहते हैं कोर पैटर्न इन होलो कास्टिंग में, अगर होलो कास्टिंग क्रिएट करनी है, होलो कास्टिंग के लिए जो पैटर्न है उसका नाम है कोर। ये भी पैटर्न है लेकिन होलो कास्टिंग के लिए जो पैटर्न यूज होता है उसे कहते हैं कोर। यानी इस कोर को जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सपोर्ट करता है वह है चैपलेट। ओके, जब आप इसमें मोल्टन मेटल को यहां से पोर करोगे, ओके, मोल्टन मेटल को पोर करोगे तो ये चैपलेट भी उसी मेटल का बनाया जाता है जो मोल्टन मेटल आप पोर कर रहे हो, जिससे कि ये इसमें डिसॉल्व हो जाए और कुछ टाइम बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद आप इसे रिमूव कर सकते हो। इसको भी मैं आपको इमेज के थ्रू क्लियर करता हूं। ओके फ्रेंड, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये स्वीप लिखा हुआ जाली जाली सा, जब आप इसको रोटेट करोगे डायरेक्शन में 2D फिगर 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप ऊपर से इसके ऊपर आपको सॉलिड बनाना है तो डायरेक्ट मोल्टन मेटल डालिए, अगर होलो बनाना है तो कोर का यूज करिए और चैपलेट से इसको सपोर्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न इज फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड, जो आपका जो पैटर्न होता है वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है। तो जब आप सैंड को रैम करोगे तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक फॉलो बोर्ड दिया जाता है जिससे कि ये ब्रेक ना हो। इसके ब्रेकिंग को रोकने के लिए फॉलो बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है इसको सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए इस पैटर्न का नाम फॉलो बोर्ड पैटर्न पड़ा है। इसको भी इमेज से क्लियर करते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला है, जो थिन पैटर्न है, और ये नीचे वाला जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो फॉलो बेड है। क्योंकि ये बहुत थिन है तो इसके ब्रेकेज को मूवमेंट, ब्रेकेज, इस पैटर्न के ब्रेकिंग को रिमूव करने के लिए आप इसको सपोर्ट देते हो, इस सपोर्ट को ही कहा जाता है फॉलो बोर्ड। ओके, तो फ्रेंड ये जो टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं, पैटर्न, पैटर्न मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ पैटर्न। आज का लास्ट टॉपिक है कोड डिजाइन। तो फ्रेंड कोड डिजाइन में स्टेट पीएसयू में न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं वो गेट एग्जाम में है। गेट एग्जाम में टेस्ट सीरीज में भी बहुत से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इससे रिलेटेड आपको। बेसिकली इसमें एक ही फॉर्मूला है और ज्यादा माथा पच्ची भी नहीं करनी। यानी इसमें क्या है, आपको कितना नेट बायोंसी फोर्स लगाना है जिससे कि आपका जो कोर है, जो आपका ये कोर है स्टेबल पोजीशन में रहे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस। यानी मोल्टन मेटल आप जब ये डालोगे इधर, ओके, ये अगर मोल्टन मेटल डालोगे, यहां पर मान लीजिए ये मोल्टन मेटल है, तो मोल्टन मेटल का इसने कोर ने कितना वेट डिस्प्लेस्ड किया माइनस वेट ऑफ द कोर, ये आपको देगा नेट बायोंसी फोर्स। ओके, नेट बायोंसी फोर्स, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ग्रेविटी एंड ये है डेंसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल माइनस वी जी एंड डेंसिटी ऑफ द कोर। यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली वी जी डेंसिटी डिफरेंस, बाइंड फोर्स डायरेक्टली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी यूज होता है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, बाइंड फोर्स जो होता है वो लेस देन होना चाहिए 3.5 एरिया ऑफ द कोर प्रिंट।
ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी आपका जो बाइंड फोर्स, नेट बाइंड फोर्स लग रहा है वो 3 पॉइंट टाइम्स कोर प्रिंट के एरिया से कम होना चाहिए। ओके, अब ये कोर प्रिंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोर है, यहाँ पर रेसेस बना दिए इस कोर को सपोर्ट करने के लिए, इसको कहा जाता है कोर प्रिंट। ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसी को कहा जाता है कोर प्रिंट्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका कोर प्रिंट का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस कोर प्रिंट का है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस कोर प्रिंट का है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही सब लिख रखा था। अब आप इतना काम करना है आपको, प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू गाइस।